हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। देखो ये है अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें हम अगले पेज पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से करेंगे। ये अलग टाइप के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये करते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 25, उसके आगे अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक आज हम डील करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख लिया है। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो ए एक्स प्लस 1, और जब एक्स ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या बन जाएगा, ये बी एक्स प्लस 3 ऐसे बन जाएगा। तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशन बतानी है। कब, जब दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है तब रिलेशन बतानी है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो रिलेशन हम निकाल ही नहीं पाते। देखो क्या होता यहाँ पे, क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, ये चीज़ गिवन है। देखो x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 पर, देखो कोई भी ग्राफ कभी ऐसे कॉन्टिन्यूस होता है किसी पॉइंट पे तो एग्जैक्टली उस पर, उससे पहले और उसके बाद में, ठीक है। तीन चीज़ें होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ऐसे यहाँ पर है मतलब कम, मतलब उस एग्जैक्टली उस पॉइंट से कम की तरफ, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट से ज़्यादा की तरफ। तीनों की वैल्यूज़ अगर बराबर है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में है इसका मतलब एल एच एल, जो बीच में है इसका मतलब एफ ऑफ 3, और जो दाईं तरफ है आगे है वो चला गया और आगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। ये तीनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा एग्जैक्ट, ये बीच वाला एग्जैक्ट है ना, बीचों बीच है ये आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तीनों जगह एफ ऑफ एक्स ही है। अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों ये क्या है, 3 माइनस, जैसे ये बीचों बीच 3 है तो इधर है 3 माइनस और इधर है 3 प्लस। 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम है तो x लेस देन 3, हमें एफ ऑफ एक्स ये लेके चलना पड़ेगा। जब x 3 से कम हो तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस 1 ये चलेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एक बार हम x लेस देन 3 की वजह से एफ ऑफ एक्स ये लेके चलेंगे, क्या, ए एक्स प्लस 1। यहाँ पर लिमिट अभी लगा देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस बराबर, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा है तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस बार ये दूसरी वाली लेके चलनी पड़ेगी। x ग्रेटर देन 3 के लिए बी एक्स प्लस 3 चलेगा, तो आ जाएगा बी एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा बीच में क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 बोले तो ये एग्जैक्ट है, x इक्वल टू 3 पे है, तो x इक्वल टू 3 के लिए ये वाला लेना पड़ेगा, ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। x की जगह मैंने रखा नहीं क्योंकि ये एफ ऑफ 3 है ना, x की जगह 3 रखना हमें, तो ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा 3 ऐसे, ठीक है। ऐसा बन गया। इनको सोल्व करते हैं तो देखो 3 माइनस हो या 3 प्लस हो, जब हमें रखने की बारी आती है तो हम 3 ही रख देते हैं। यहाँ पे क्या, एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस मतलब x की जगह 3 माइनस रखना है, लेकिन हम x की जगह 3 ही रख देते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 3 के आसपास है, एग्जैक्टली 3 नहीं है, तो लिमिट में ये चलता है, हमें 3 माइनस 3 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 रख दो। क्या बन जाएगा, 3a ना, x की जगह 3 रखूँगा तो a इंटू एक्स, a इंटू 3a बन जाएगा प्लस 1 बराबर, ये क्या बन गया 3a प्लस 1 बराबर। यहाँ पर भी x की जगह अगर मैं 3 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, b इंटू 3 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, इनको और इनको बराबर रख लो आप, है ना, क्योंकि ये तो सेम, इनका कोई मतलब नहीं है। तो देखो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो यहाँ से ये 1 को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, 3a बराबर कितना गया 3b, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 1 प्लस का 2 बच जाएगा। तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, ये क्या आ गई, रिलेशन आ गई। देखो यहाँ पर a b है और b भी है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस मतलब ये तीनों बराबर, तो रिलेशन आ गई। यही मोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 ये है, एक बार इससे देख लो आप, इसमें क्या बोला है,
फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये लेमडा इंटू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो 4x प्लस 1 कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये बताना है कि अगर ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, जैसे ऊपर वाले में पूछा था ए और बी की वैल्यू। फिर बोला व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, अगर एक्स इक्वल टू 1 है तो कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि क्या होगा, लेमडा की वैल्यू वगैरह ये सब डील करना है हमें। देखो दोस्तों क्वेश्चन लिख लिया मैंने, यहाँ पर मेन चीज़ें क्या है, जब एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूस है तो लेमडा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको डील करते हैं। तो देखो क्या किया जाए इसके अंदर, कैसे करें। तो एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूस बोला है, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ये तीनों चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये। अच्छा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये एग्जैक्टली एफ ऑफ 0, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस होगा, और पहले से बोल रखा है तो हम इनको बराबर लेके चल रहे हैं तीनों चीज़ों को। देखो 0 माइनस है, 0 से थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा कम इसमें है, एक्स लेस देन 0 इक्वल टू भी है, लेकिन एक्स लेस देन 0 के लिए भी इसी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा जाएगा बराबर, ये लिख लेता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। देखो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, ये 0 से ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा 4x प्लस 1। हाँ तो मैं बता रहा यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये लिखा है और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये लिखा है। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के दो पीसेज, ये पीस वाइज फंक्शन है ना, दो टुकड़े हैं इसके। खैर एफ ऑफ 0 पर आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 मतलब ये एग्जैक्ट 0 है, तो देखो एक्स बराबर 0, तो इसके अंदर एक्स बराबर 0, तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इनको सोल्व करते हैं, 0 इसमें रखूँगा तो क्या बनेगा, लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 फिर 0 हो गया, 0 इंटू लेमडा ये 0 हो गया बराबर 4x प्लस 1 में मैं x की जगह अगर 0 डालूंगा, 0 प्लस या फिर आप 0 ही बोल दो, 0 डालेंगे तो 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा बराबर। ये फिर से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, 0 डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, x की जगह क्या डालेंगे 0, तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो खुद सोचो 0 बराबर 1 बराबर 0 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 0 और 1 बराबर तो हो ही नहीं सकते ना, 0 और 1 आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। मतलब हमारा ये प्लान था कि हमें लेमडा की वैल्यू बतानी थी कि मतलब यहाँ पर कोई ना कोई लेमडा यहाँ पे बच जाएगा, लेकिन लेमडा बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसा सिचुएशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा के जो बगल वाला नंबर था ना, लेमडा का कोफिशिएंट वही 0 हो गया। अब लेमडा इंटू 0 आ गया तो फिर लेमडा का क्या जोर चलेगा, कुछ जोर नहीं चलेगा। लेमडा इंटू 0 बराबर 0, लेमडा बचा ही नहीं, वो जो 0 है वो लेमडा को ले डूबा, लेमडा की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। जब जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो लास्ट में बचती ना, है ना, मतलब ना बचे, तब उस केस में हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि जो कंडीशंस जो बची है वो सही है या गलत है। जैसे ये कंडीशन ये गलत है, तो जो क्वेश्चन में बोला ना वो एक्चुअली होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या बोला, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो कि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है ना कि एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस हो तो लेमडा की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे कि एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। भाई लेमडा का जोर क्या करे, ऐसा कोई लेमडा की वैल्यू करो जो 0 के आगे अपना जोर चला सके, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देंगे नो लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ऐसा बोल देंगे, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, अगली चीज़ क्या बोली है, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है, अबाउट कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो एक्स, अच्छा एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एक्स बराबर 1 के लिए हमें एफ ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा, क्या हमें दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे या फिर एक ही पार्ट से काम चल जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 है, 1 क्या होता है 0 से ज़्यादा, तो जब x 0 से ज़्यादा हो तब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी x बराबर 1 है, तो 1 0 से ज़्यादा, तो हम ये लेके चलेंगे क्या 4x प्लस 1। ठीक है, अब हमने बहुत बार देख चुके हैं कि जो ये नॉर्मल से फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह जो भी होते हैं, ये सब के सब कॉन्टिन्यूस होते हैं।
तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे LHL निकाल लो, RHL निकाल लो और f ऑफ 1 एग्जैक्टली 1 है ना तो 1 निकाल लो। तो आप हर बार LHL में क्या रखोगे, 1 माइनस, 1 माइनस आप इसी में रखोगे। RHL के लिए आप रखोगे 1 प्लस, वो भी इसी में रखोगे। f ऑफ एग्जैक्टली 1 तो वो 1 भी आप इसी में रखोगे। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस बोलते टाइम क्या उस लेमडा की कोई ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। आप लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेमडा बिलोंग्स टू R, समझ गए ना। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर तो कंडीशन थी पहले से कि कॉन्टिन्यूस है तो बताओ। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताओ और उस पर क्या लेमडा का प्रभाव पड़ता है वो बता दो। तो पहले हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, हाँ भाई कॉन्टिन्यूस है। अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, 0 ले लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेमडा बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये क्या होता है, ये अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया अपनी जरूरी चीज़ों के साथ में। तो सबसे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक फंक्शन होता है, जैसे मैं बोलूँ f ऑफ x, यहाँ पे ये तो g ऑफ x है। एक अलग से समझा देता हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई इंटीजर है i, फिर उससे अगला इंटीजर क्या आएगा i+1। आप यहाँ पे 3 और 4 इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, 10 11 इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये जैसे समझो कि ये अपनी इनपुट है, ये समझो कि यहाँ पर क्या है, अपना x है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे आप यहाँ पे x डालोगे तो आंसर क्या आएगा। अगर ये x खुद ही इंटीजर है तब तो ये x ही आंसर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना होता है, आंसर बोलते वक्त उस x से जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है ना, वो हमें आंसर बोलना होता है। ठीक है, जस्ट छोटा, क्या, जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छोटा। ठीक है, वही यहाँ पे आंसर बन जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ, फिर 3 ले लेता हूँ, फिर इधर 4 है। अब जैसे ये है, ये जो 1 है ना, 1 मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालूंगा, फिर इसके आगे आएगा 1.1 डालूंगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते फिर 1.2 ऐसे करते 1.9, 2 से पहले, 2 से जस्ट पहले क्या आएगा 1.999 ये डालूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा तो 2, फिर 2.1 2.2, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालेंगे और ऐसे करते करते 2.999 तक हम पहुंच गए। फिर 3 आ जाएगा, फिर फिर 3 आ गया 3.0, फिर 3.1 ले लिया, ऐसे 3.2 ले लिया। ठीक है, ऐसे चला जा रहा है, फिर 3.9 आ गया, फिर 4 आ जाएगा। ऐसे ये इनपुट के बारे में बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे जो इंटीजर है खुद, तो डायरेक्ट वही आंसर बन जाएगा। जैसे क्या है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट छोटा एंड बराबर समझ लो, जस्ट छोटा एंड बराबर। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन है। तो ये तो खुद इंटीजर है, तो खुद के ही बराबर यहाँ पे आंसर हम बोल देंगे 1 आ जाएगा। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद इंटीजर है तो 1 आंसर, 2 खुद इंटीजर है तो 2 आंसर, यहाँ पे 3.0 खुद इंटीजर है तो 3 आंसर, यहाँ पे 4 खुद इंटीजर है तो 4 आंसर। जो इंटीजर नहीं है, जैसे 1.1 1.9 है सब, तो उनके केस में क्या देखते हैं, यहाँ वाले जितने भी नंबर है उन सब का आंसर किस पे आएगा, 1 पे आके अटक जाएगा। किस पे आके, 1 पे आके अटक जाएगा। तो 1.1 1.2 1.3 सब का आंसर 1 आएगा। ऐसा बन गया ये। अच्छा, जैसे हम 2 से आगे जा रहे हैं तो फिर इन सब का आंसर 2 आने लगेगा। फिर 3 पर आते ही 3 आंसर, और उसके आगे वाले भी जब तक 4 तक नहीं पहुंच जाते तब तक 3 आंसर इनका आता रहेगा। तो आप समझ गए ना, ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पर ना कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन किया गया, और यहाँ पे प्रूव भी करना है ना हमें। क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अभी मैंने बस आपको ये समझाया ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब x में से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देते हैं ना, तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बन जाता है। ये क्लास 11 में हमने डिस्कस किया था। आप चाहो तो 11th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दूसरा चैप्टर है ना फंक्शंस, उसमें डिस्कस किया था हमने फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी, ग्राफ भी देखा था उसका। वैसे जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं तो उनको तो पता होता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, लेकिन अपने यहाँ पर जो बोर्ड है ना उसके अंदर नहीं होता ये। खैर वापस आते हैं, तो हम क्या बता रहे थे, हाँ
यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। जो इंटीजर है ना, इंटीजर वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप खुद नोटिस करो एक बार, जैसे यहाँ पे इंटीजर क्या है, ये 1 इंटीजर है, ये 2 इंटीजर है एंड ये 3 इंटीजर है, फिर बाद में 4 इंटीजर है। तो इन पर क्या होगा, देखो डिसकॉन्टिन्यूस बता रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है ये पहले बताओ आप। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, LHL और एग्जैक्टली वहाँ पे FOC बोल देता हूँ और RHL। ठीक है, ये तीनों अगर बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूस है। अब देखो जैसे ये है, ये 2 ले लिया मैंने इंटीजर, तो LHL मतलब 2 से पहले, RHL मतलब 2 के बाद में। ठीक है, ये LHL मतलब पहले और RHL मतलब बाद में, ज़्यादा वैल्यू के लिए। तो 2 से पहले आंसर क्या आ रहा था 1, एग्जैक्टली 2 पर क्या आ रहा है 2, और 2 के बाद में क्या आ रहा है 2। तो देखो कि ये तीनों नंबर बराबर है क्या, नहीं है ना, 2 से कम मतलब 1.999 पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। और बाद में 2 और 2 से ज़्यादा के लिए 2 आ जाएगा। तो देखो ये अलग हो गया, ये तीनों अगर सेम होते ना तो सही रहता। ऐसे 3 पर आते हैं तो एग्जैक्टली 3 पर 3, 3 से पहले ये, 3 के बाद में ये। तो देखो ये फिर से ये जो इंटीजर था 3, यहाँ पर क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ऐसे 4 पे तो एग्जैक्टली 4 पर 4 है और 4 से पहले ये, 4 के बाद में भी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ये LHL, ये FOC2 और ये 2 से ज़्यादा मतलब RHL, ये अलग अलग है ना। ये चीज़ इनके बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों तो बराबर है। ऐसे यहाँ पर ये 3 से पहले क्या है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से कम 3 माइनस, और ये क्या है FOC3 हो गया एग्जैक्टली, और ये 3 से ज़्यादा तो ये क्या हो गया, RHL हो गया। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। अब आप है ना ये समझ गए ना, अब आप इजीली इधर ये जो मैं बताऊंगा वो समझ सकते हो। देखो यहाँ पर कहाँ पे बताया, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। तो हम जानबूझकर इंटीजर लेंगे, एक मान लेते हैं ना, एक मान लेते हैं। वैसे इसकी जो डोमेन होती है वो डोमेन क्या होती है, R होती है, मतलब x बिलोंग्स टू R होता है। ठीक है, और अपना फंक्शन क्या है, g ऑफ x बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये लेके चलेंगे, ना कि ये समझने में मदद कर देगा आपने। ठीक है, ये मैंने किसकी हिस्ट्री बताई है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर की हिस्ट्री बताई है इसकी। अभी क्वेश्चन तो अपना पूरे पर है, तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। g ऑफ x बराबर क्या है, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। डोमेन मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, इंटीजर भी पुट करो, पॉइंट वाली चीज़ें पुट करो, नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, लेट एक इंटीजर ले लेता हूँ। इंटीजर पे प्रूव करना ना कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इंटीजर ले लेता हूँ, लेट इंटीजर i, ठीक है, बिलोंग्स टू R। जो इंटीजर है i वो मैंने ले लिया, x की तरह ले लिया मैंने i। ठीक है, ये एक इंटीजर है तो वो रियल नंबर में बिलोंग कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस हमें शो करना है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, इस इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम किसी भी रैंडम इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस शो कर देंगे तो हमेशा के लिए वो इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, हम एक बार LHL निकाल लेते हैं, एक बार RHL निकाल लेंगे, और एक बार ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू i माइनस। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, x बराबर i ले लिया, x बराबर क्या ले लिया, i ले लिया मैंने, जैसे 1 2 3 ऐसे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उससे थोड़ा कम, मतलब i माइनस। तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, f ऑफ x रखूँगा, सॉरी g है ना, यहाँ पे g है, तो यहाँ पे मैं g ऑफ x रखूँगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू i से थोड़ा सा कम, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये है x माइनस क्या, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब दोस्तों मैं यहाँ से ये i माइनस उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, i माइनस मैं उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो x की जगह क्या आ जाएगा, i माइनस आ जाएगा। एक बार मैं जनरली ये बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट i ही रख दो, मतलब जैसे 2 माइनस है तो 2 ही रख दो, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ। माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, i माइनस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये जो i माइनस है ना, i से थोड़ा सा कम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, i एक इंटीजर है, इंटीजर से जस्ट कम। देखो जैसे यहाँ पे 3 एक इंटीजर है, तो 3 पर वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अगर ये एग्जैक्ट i होता ना तो इसकी वैल्यू i आ जाती। ठीक है, जैसे 3 का 3 आ गया, लेकिन क्या है 3 से थोड़ा सा कम, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये 2.999 इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 माइनस बोल सकता हूँ, बोल सकता है नहीं बोल सकता, 3 से कम है ना, तो 2.999 को मैं 3 माइनस बोल सकता हूँ। 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा कम। तो इस 3 माइनस का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2।
तो 3 का क्या हो गया, 2 हो गया, एक कम हो गया ना, तो आई माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर की तरफ क्या है, आई माइनस को आप, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो तो इसकी जगह आप आई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक माइन्यूट से फर्क के कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना नेचर ही बदल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई माइनस लिख के आपको एकदम एकदम बारीकी से समझाया है ये, ठीक है। वैसे जनरल जैसे सिंपल x पढ़ा है तो x पे आई माइनस लिखो या आई लिखो, 3 माइनस लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही ऐसा है, एकदम बारीक सा भी अगर 3 में से अगर हम बारीक सा भी नंबर निकाल लेंगे ना तो कम हो जाएगा, कम होते उसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये थोड़ा बारीकी से बताया आपको। इसको सोल्व करते हैं, आई माइनस ये खुल गया तो आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, आई से आई कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीका आपको यही अपनाना है। अच्छा अब आते हैं हम RHL देख लेते हैं। ये LHL हमने देख लिया, इसका आंसर कितना आया अपने वाले में, 1 आया, ठीक है। और अब RHL देख लेते हैं। RHL मतलब आई से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू आई प्लस यहाँ पे f ऑफ x, सॉरी g ऑफ x, अरे यार g ऑफ x है तो i प्लस में g ऑफ x की वैल्यू रखो सबसे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू आई प्लस g ऑफ x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है। अच्छा यहाँ पर i प्लस डालो, i प्लस ही रख दो थोड़ी देर के लिए, वही बारीकी से समझने के लिए, माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, i प्लस आ जाएगा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो जैसे ये इंटीजर है, ये क्या है i, तो i प्लस क्या हो जाएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये क्या हो गया, i प्लस हो गया। तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसकी जगह तो i रख रहा हूँ, ये i प्लस लिखो या i लिखो, बात एक ही है, तो फ्री है। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में उलझा हुआ है, इसलिए इसके लिए i प्लस लिखना ज़रूरी था। तो i प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तब भी वो 3 पे ही आके अटकेगा, ठीक है। तो i का तो i होता ही है और i प्लस का भी i हो जाएगा, i माइनस आई क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ये बन गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 1, राइट हैंड लिमिट क्या आई, 0, अलग अलग आ गया ना। चलो हम एग्जैक्टली g ऑफ i निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x की जगह i डाल दो, तो x की जगह i माइनस यहाँ पर भी i का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो i माइनस आई, ये i का ग्रेटेस्ट इंटीजर i हो जाएगा, इंटीजर का तो इंटीरियर होता ना, 4 का 4 हो गया ऐसे, तो ये i माइनस आई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये तो इधर अपन क्लोज था, उसको मत देखना आप। यहाँ पे आते हैं, LHL कितना आया, 1, ठीक है, RHL कितना आया, 0, और एग्जैक्टली f ऑफ इंटीजर, सॉरी g ऑफ इंटीजर ये कितना आया, 0। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर पर क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हमने ऐसा कोई पर्टिकुलरली वो थोड़ी लिया है कि हमने 2 या 3 रखे ही देखा, हमने आई ले लिया, आई मतलब सारे इंटीजर आ गए उसके अंदर। तो हर एक इंटीजर के लिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इस फंक्शन की, ठीक है, g ऑफ x बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आएगी, राइट हैंड लिमिट 0 आएगी, और एग्जैक्टली उस इंटीजर पे वैल्यू 0 आएगी। तो ये अलग हो गया, ये तीनों बराबर नहीं रहे। तो आई होप इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20, ये है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये एक्स इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखो दोस्तों वैसे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, साइन एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस आता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो प्रूव क्या करना होता है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग इसके पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, आप तो बस लिमिट, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ, जैसे यहाँ पे एक्स बराबर पाई है तो पाई ये बराबर होना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, ये सिंगल पीस फंक्शन है, ठीक है, एक ही टुकड़ा है इसका। मैं मतलब किन की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे, जैसे ऐसे टुकड़े हो तब इनमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना पड़ता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे पिछले जिनमें हमने अलग अलग निकाला था, लेकिन अब क्या होगा कि ये दोनों हमें अलग अलग निकालने के बजाय इनको कंबाइन करके हम इसी में निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप प्लस बोलोगे तो RHL बन जाता है, माइनस बोलोगे तो LHL बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल पीस फंक्शन है तो ये ऐसा बन जाएगा, ओनली इसी से काम चल जाएगा, इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों इसी के अंदर है। ये क्या, एफ ऑफ पाई, ठीक है।
तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स बोले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये साइन है एस प्लस 5। एक्स की जगह पाई रख दो तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई प्लस 5 हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर साइन पाई 0 होता है, साइन पाई ये साइन 180 डिग्री हो गया ना यार, तो ये 0 हो गया, तो 0 हटा दो इसको, तो ये 5 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या आई, पाई स्क्वायर प्लस 5। इसकी वैल्यू निकाले, ये तो क्या है, तो एग्जैक्ट है, ये तो लिमिट है मतलब अप्रोक्सीमेट, और ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्टली पाई रख दो इसके अंदर। तो एफ ऑफ पाई क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर क्या हो गया, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 5, तो ये भी क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, इज कॉन्टीन्यूस एट, ये बताना है, बोल देंगे यस इट इज़ कॉन्टीन्यूस, यस बोल देता हूँ मैं, बस समझ जाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ये मैंने एक साथ लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ, इनकी लैंग्वेज ऐसी ये सेम सी है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस, साइन इंटू कोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड को टेंजेंट फंक्शंस। तो काफ़ी आसान फंक्शन है, और आप चाहो तो इनको ना आप एग्जाम्पल से कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 17 है ना, एग्जाम्पल 17 उसमें बोला है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का यहाँ पे पूछ लिया, तो क्या करते हैं इसमें, वही लिमिट निकाल लेते हैं, साइन एक्सटेंडिंग टू 0 वगैरह, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे चलो वो तो 0 की बात है, सी ले लिया, सी पे चेक करना है, लेट सी बी रियल नंबर, तो सी पे चेक कर लिया। अब साइन फंक्शन है तो सी की मतलब सी डालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी डालोगे तो साइन सी आ जाएगा, और एग्जैक्टली एफ ऑफ सी निकालोगे तो तब भी साइन सी आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वैसे ही अपने ये वाले क्वेश्चन है, तो चलो इनको भी बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे एक समझ लो, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आप एग्जाम्पल भी देख लोगे तब भी ये सारे निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले 21, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस, ये 3 फंक्शन है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक को लेके वो सी रख रख के बताओ, नहीं ऐसे मत करना, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना। पर्टिकुलरली इन्हीं क्वेश्चन की बता रहा हूँ, इनमें से करना कि वी नो दैट, पूरी लिखनी पड़ेगी यार, ये थोड़ा थ्योरेटिकल इसका आंसर बनेगा। वी नो दैट साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन देयर डोमेन। डोमेन एक शब्द लगा दोगे तो सही रहेगा। यहाँ पर इनकी डोमेन क्या होती है, साइन और कोस की, एक्स बिलोंग्स टू आर होती है। ठीक है, तो हम फिर बोलेंगे देयरफॉर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, अगर एक पार्ट आता तो इनमें किसी एक पार्ट का नाम ले लेना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, या फिर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। राइटिंग समझ रहे हो ना मेरी। तो ऐसी है आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सीधा सीधा एक कंसेप्ट आता है, जैसे हमने पहले थ्योरी में भी डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों कंसेप्ट ये है, एक पॉइंट बोला था, सपोज एफ एंड जी आर बी टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एट ए रियल नंबर एक्स इक्वल टू सी, देन एफ प्लस जी मतलब दोनों को जोड़ दो, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। एफ प्लस जी मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फिर एफ माइनस जी हो या एफ इंटू जी हो या फिर एफ अपॉन जी हो, डिवाइड वाला भी चल जाता है, बशर्ते जो नीचे वाला जो नंबर है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आ गया तो सी पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी बटा जी ऑफ सी हो जाएगा। तो जी ऑफ सी है ना, वो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखते हैं हम। तो बस आपको इसके अंदर क्या करना है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी मैथमेटिक्स है लेकिन यार थोड़ा थ्योरी तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। आसान क्वेश्चन में थ्योरी लिख के समझाना पड़ता है। तो समझ गए, ये बोल देना साइन और कोस दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, तो ये इनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो कोसाइन मतलब कोस एक्स, कोसिकेंड मतलब कोसेक एक्स, सिकेंड मतलब सेक एक्स, कोटेंजेंट मतलब कोट एक्स। इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हमें कमेंट करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आप है ना इनकी डोमेन लिख लो,
क्योंकि जो कॉन्टिन्यूटी पर हम कमेंट करते हैं ना वो डोमेन के अंदर रह के ही करनी चाहिए। डोमेन मतलब क्या होता है, हम क्या इनके अंदर पुट कर सकते हैं ताकि ये नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट ऐसी चीज़ें ना बने। मतलब पॉसिबल इनपुट्स का सेट जो होता है वो डोमेन होता है। तो कोसाइन का क्या होता है, देखो कोस आप समझते हो, कोस का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है ऐसे, है ना। तो ग्राफ तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन। तो आप देखो कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, सारे रियल नंबर कवर हो गए। तो कोस एक्स में हम कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक बनता ही रहेगा, टूटेगा नहीं कहीं पर भी ग्राफ। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डोमेन, इसकी डोमेन होगी आर। कोसेक एक्स, अब देखो यार जो कोसेक एक्स है ना, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के समझ लो। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे फिर बनाते फिर नीचे ऐसे बाउल बन जाता है, फिर ऊपर ऐसे बन जाता है ना, ऐसे। तो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये वर्टिकल लाइंस, यहाँ पर हम इसका ग्राफ नहीं बनाते, तो जीरो पे नहीं बनाते, है ना। अब ये क्यों नहीं बनाते, उसका कारण आप दूसरे तरीके से ऐसा समझ लो। कोसेक एक्स मतलब 1/sin x होता है, तो sin x जो नीचे वाला नंबर वो जीरो नहीं बनना चाहिए। sin x जीरो कहाँ बनता है, जीरो पे, फिर पाई पे, है ना, ये पाई वाला है ये, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, फिर ये अगला 2 पाई पे, ठीक है। तो इन सभी का पैटर्न क्या बन गया, n पाई का पैटर्न बन गया, n पाई का। तो हमें साइन एक्स को जीरो नहीं होने देना है, तो हमें एक्स को एन पाई नहीं होने देना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे इसकी डोमेन आर माइनस एन पाई, एन पाई हमें नहीं लेना। कोसेक एक्स में क्या, ये जो सेक एक्स है ना, सेक एक्स, अब सेक एक्स क्या होता है, इस कोस का उल्टा होता है ना। सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस एक्स का उल्टा सेक एक्स। तो कोस एक्स जीरो कहाँ होता है, आप ऐसे इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हो, ये पाई/2 पे, फिर बाद में ऐसे यहाँ पर ये ऐसे जीरो कट करते हुए जाता है, ठीक है। तो कोस एक्स जीरो कहाँ होता है, जीरो पे, फिर 90 डिग्री बोले तो पाई/2, फिर 270 मतलब 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2 450 डिग्री। तो आप देखो कि ये जो पाई/2 तो सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई/2 इंटू 1 आ रहा है, यहाँ पे पाई/2 इंटू 3 आ रहा है, ये पाई/2 इंटू 5 आ रहा है, मतलब पाई/2 का ओड मल्टीपल आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये जो पाई/2 के ओड मल्टीपल है ये हटा देंगे, मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं डोमेन क्या बन जाएगी, आर माइनस पाई/2 के ओड मल्टीपल, मतलब पाई/2 के साथ ओड मल्टीपल क्या होता है 2n+1 या 2n-1, ये हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो n है ना वो इंटीजर है। अब कोटेक्स क्या होता है, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन होता है, तो इसमें भी साइन नीचे की तरफ आता, साइन नीचे की तरफ आता, तो कोसेक वाला ही सीन बन जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, ये r माइनस एन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे। अब उसके बाद में आप चाहो जैसे हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी, वो वैसे डिफाइन कर देंगे। जैसे इसका तो आप इजीली कर सकते हो, इसका एग्जांपल तो जैसे साइन का दे रखा था ना एग्जांपल, वैसे कर सकते हो। जैसे मैं इसका बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करना, कोई x बिलोंग्स टू मतलब x इक्वल टू सी ले लेना, वो भी किस में, इसमें डोमेन में, c बिलोंग्स टू क्या, r माइनस एन पाई, ऐसे लिखना। मैं इसका बता रहा हूँ ओनली, आप बाकी का कर लेना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, x बराबर c ले लिया, c बिलोंग्स टू r मतलब इसकी डोमेन r माइनस एन पाई, ठीक है, इसकी डोमेन है ये c मैंने ले लिया। तो अब उसमें क्या करना, फिर उसके बाद में आप एफ ऑफ सी निकाल लेना। एफ ऑफ सी क्या आएगा, कोसेक सी, कोसेक सी आ जाएगा। फिर आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी निकाल लेना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स है ये, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट इसके अंदर सी डाल दो। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कोसेक एक्स है ना, तो कोसेक सी बन जाएगा वो भी। तो ये दोनों क्या सेम है, मतलब आगे तो बहुत आसान है, आपको पहले ऐसे डोमेन बता देना पड़ेगा। बस एक बार आप डोमेन बता देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जो आप सी लोगे ना, वो जो डोमेन है ना उसके अंदर बिलोंग करवा देना, सी बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। यहाँ पर जब सी लोगे तो सी बिलोंग्स टू आर माइनस दिस कर देना, फिर एग्जैक्टली सी पर वैल्यू सेक सी हो जाएगा, और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, तो वहाँ पर सेक एक्स के अंदर सी रख देना, तो वो भी सेक सी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये भी कोट सी, फिर कोट सी, तो सब बराबर हो जाएंगे, सब चल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो इनको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ये जैसे कोसेक एक्स का जो ग्राफ है वो तो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, तो ये पेन उठाना पड़ गया है, तो कॉन्टिन्यूस कैसे, तो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो उनको भी मैं बता दूं दोस्तों, जो कॉन्टिन्यूटी है ना वो डोमेन में चेक करते हैं। यहाँ पे आपने पेन, ये डोमेन की चीज़ें हैं, तो पेन चला रहे हो। अब यहाँ पे डोमेन खत्म हो गया, ये वो आ गया अपना पाई आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो अब डोमेन खत्म हो गया, तो अब उस केस में आप पेन को तो उठाना ही पड़ेगा। डोमेन खत्म होते हैं आप पेन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तब भी कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। फिर डोमेन आगे यहाँ से चालू हुआ तो फिर हमने पेन रख के फिर चलाया, तो जब तक डोमेन है तब तक आप पेन चलाते रहना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस है। डोमेन खत्म, पेन रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेन उठा सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्लास 11 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है ना लिमिट की, वो काम आएगी। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स लेस देन 0 हो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पर कैसे करना है, हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लेके चलनी है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे 0 पर इस फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, 0 से कम पर हम ये लेके चलेंगे, 0 से ज़्यादा पर हम ये लेके चलेंगे। तो 0 क्या हो गया यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो हम बोलेंगे ऐसे कि वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट ओनली एक्स इक्वल टू 0। हमें ओनली एक्स इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, इसके अलावा और कहीं पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे और बोल देंगे कि एट दी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी कॉन्टीन्यूस, तो उनकी टेंशन नहीं है। मतलब बची हुई एक्स की वैल्यूज़ के लिए वो कॉन्टीन्यूस रहेगा। ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस अपॉन कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये पीस वाइज फंक्शन है तो 0 पे नेचर चेंज हुआ है, तो 0 पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 पर चेक करें तो 0 माइनस 0 से कम एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू हम 0 माइनस रख रहे हैं। 0 माइनस क्या, देखो ये 0 से ज़्यादा 0 प्लस, 0 से कम 0 माइनस, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। 0 माइनस ऐसे नहीं कि ये खुद 0 नेगेटिव हो गया, ऐसे नहीं, 0 से थोड़ा सा कम है ना तो 0 माइनस, जैसे आएगा कोई माइनस में 0.0001 इसके करीब आ जाएगा। तो अब अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की दो ब्रांच है, एक तो ये और एक ये कब लेंगे, जब एक्स हो 0 से कम। यहाँ पे क्या 0 माइनस, जो कि 0 से कम ही है, तो एक्स लेस देन 0 है, तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा क्या, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने ये वो देखी थी क्लास 11 के अंदर देखी थी हमने, क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा एक्स, इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होता है। अब 0 माइनस या 0 प्लस तो नहीं होता, लेकिन आपको पता है यार 0 जब लगाओगे एक्स टेंडिंग टू 0 तो इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाते हैं। एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस भी इसी में है तब भी आंसर 1 आएगा, 0 प्लस हो तब भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो कंबाइंड होता है, इसके अंदर दोनों होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बाई स्टैंडर्ड फॉर्म, बाई यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, इसका आंसर 1 बन जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताई है, ये क्वेश्चन डाला है। अच्छा अब RHL पे आते हैं। तो RHL में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस के लिए हम क्या लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, इस बार 0 से ज़्यादा ना तो ये वाला लेके चलेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह ये डाल दूंगा क्या, एक्स प्लस 1 डाल दूंगा, तो आ जाएगा ये एक्स प्लस 1। अब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस है तो 0 डाल दो आप इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई 1। अब एग्जैक्टली एफ ऑफ 0 तो निकाल लो, क्योंकि 0 के अबाउट है तो बीच वाले 0 की वैल्यू भी तो चाहिए। तो देखो 0 एफ ऑफ 0 मैं कैसे निकालूंगा, एक्स बराबर 0 कहाँ पे इसमें ले रखा है ना, एफ ऑफ 0 मतलब एक्स बराबर 0 पर एग्जैक्टली वहीं पर हमें वैल्यू बतानी है। तो एक्स बराबर 0 इसमें है, उसमें नहीं है, उसमें तो लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पर। तो इक्वल टू वाले की वजह से यहाँ पे एक्स प्लस 1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 1 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, एग्जैक्टली बीचों बीच 1, तो क्या हो गया, सबके सब सेम हो गए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 पर कॉन्टीन्यूस है, बाकी सारी चीज़ों पर तो पहले से कॉन्टीन्यूस था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, सब जगह कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। आप एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय दिस इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 ये है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन, ये क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। इफ़ यहाँ पे है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमें इसकी माननी है, और जब
x इक्वल टू 0 हो तब हमें एफ ऑफ एक्स बराबर 0 लेना है। इसे कॉन्टीन्यूस फंक्शन बताने की कॉन्टीन्यूस फंक्शन है या नहीं है, चलो करते हैं। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले x बराबर 0 पर हमें क्या चेक करना है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। x बराबर 0 पर ही चेक करनी है, हिंदी में लिख देता हूँ, आप अंग्रेजी में समझ जाना, ठीक है। अब 0 पर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 पे नेचर चेंज हो रहा है ना, x बराबर 0। खैर और जो भी नंबर होंगे बाकी सब पर ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस हमें देखने को मिलेगा। तो बस 0 पर चेक कर लेते, 0 पर है तो फिर कॉन्टीन्यूस ये पास कर देगा, बस 0 की वजह से ही अटका है क्वेश्चन। देखो दोस्तों सबसे पहले एग्जैक्टली एफ ऑफ 0, तो सबसे आसान पार्ट सबसे पहले x बराबर 0, उसके लिए एफ ऑफ एक्स आप 0 लेके चलोगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL एंड RHL। तो जैसे हम जनरली बोलते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 ये होना चाहिए, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ना LHL मतलब 0 से कम, RHL मतलब 0 से ज़्यादा के लिए, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस और एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। अब ये दोनों केस कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। देखो ये है x बराबर 0 जब होगा तब 0 लेना है, तो ये एग्जैक्टली 0 के बराबर के लिए ले रखा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला। यहाँ पे क्या बोला, x नॉट इक्वल टू 0। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 इसी के अंदर है। जब x 0 से छोटा होगा तब भी x के बराबर नहीं होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तब भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये LHL RHL दोनों के दोनों इस बार हम इसी केस से निकालेंगे, इस केस से, समझ गए। तो आप x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखो या फिर x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखो, आप बस ये लिख दो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो इस बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको LHL और RHL दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इसी से कवर हम कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो बस। अगर इसका आंसर, इसमें जो भी आंसर आएगा ना 0 1 2 3 4 कुछ भी, वो सेम टू सेम LHL भी होगा और RHL भी होगा। मानो इसका आंसर 0 आया तो LHL भी 0 आएगा, भले आप अलग से निकाल लो, और RHL भी 0 आएगा, भले आप अलग से निकाल लो, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो गया, बस ये दो लोग अगर इस बार बराबर हो गए तो ये कॉन्टिन्यूस हम इसको बोल देंगे। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो। देखो ये है x टेंडिंग टू 0, एग्जैक्टली 0 तो नहीं हुआ ना, 0 के आसपास है, तो एग्जैक्टली 0 के लिए 0 लेना है। 0 के आसपास मतलब 0 जब नहीं हो, आसपास भले ही हो या दूर हो, जब x 0 नहीं हो तब ये लेना है। तो इस बार क्या लेंगे हम, ये लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ये लेंगे, ठीक है। चलो अब ये अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो थोड़ा देखो इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको अलग से मैं लाता हूँ। अगर समझो कि मैं 0 डायरेक्ट डाल दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक बार समझो कि मैं अगर 0 डायरेक्ट डाल ही दूँ तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे फिर साइन, यहाँ पे क्या आएगा 1/0 आएगा। तो ये क्या हो गया 0 इंटू, ये क्या हो गया साइन 1/0, इन्फिनिट होता है कि नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्यारी सी चीज़ हम करेंगे, देखो साइन इन्फिनिट है, लगने में ऐसा लग रहा है यार ये क्या खतरनाक चीज़ आ गई, और एक वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी होती है, 0 इंटू इन्फिनिट होती है ना। अगर 0 इंटू इन्फिनिट होती है तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो भी बहुत खतरनाक होती है। इसको हमें पहले हटाना पड़ता है, फिर हम वैल्यू निकालते हैं। होती है ना बहुत सारी 0/0, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसा पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था साइन x/x, तो साइन x 0 बन रहा था और ये 0 भी 0 बन रहा था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे कुछ, या क्या बनेगा ये देखो। तो एक नज़र में तो हमें ये लग रहा है कि बाहर की तरफ 0 है और अंदर साइन इन्फिनिट है, तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये 0 इंटू इन्फिनिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन जाए। तो देखो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइन जो होता है ना, साइन का ग्राफ आपको याद है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे जिग जैग ऊपर नीचे होता रहता है। अब साइन के अंदर क्या डाल दिया, इन्फिनिट डाल दिया। साइन के अंदर क्या डाल दिया, इन्फिनिट, 1/0 मतलब इन्फिनिट, पहले 1/x था, 1/0 बना मतलब इन्फिनिट बन गया। तो जब साइन के अंदर इन्फिनिट डालेंगे, मतलब बहुत इधर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, तब भी तो यार साइन का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा, तब भी इसका आंसर ऐसा थोड़ी कि साइन इन्फिनिट का आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। तब भी इसका आंसर जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, या कोई साइन इन्फिनिट आंसर आ जाएगा, नहीं ना।
साइन इन्फिनिट का आंसर जो अगर आएगा तब भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा। हाँ, वो फ्लक्चुएट करेगा, इनके बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी नंबर इनके बीच में आएगा उसके बाहर कौन है, साइन के बाहर कौन है, जीरो। जीरो से वो जो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर जीरो ही दे देगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर हम साइन इन्फिनिट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, -1 से 1 के बीच में ही होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं बता सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेंट फॉर्म टाइप से है ये। लेकिन फिर भी जो भी नंबर होगा, कोई खतरनाक नंबर तो नहीं होगा, वो नंबर इंटू जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। ये जो बाहर वाला जीरो है ना, इस साइन 1/x की सारी बुखार उतार देगा। जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे, ये जो इसके बारे में यहाँ पे बीच में रुक के थोड़ा कमेंट कर देंगे कि जो साइन 1/x है ना, साइन 1/x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका जो भी आंसर आएगा वो एक क्वांटिटी होगी -1 के बीच की, -1 से 1 के बीच वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा x² की जगह जीरो। अब मैं ये जीरो डाल रहा हूँ, है ना, ये जीरो डाल रहा हूँ, तो जीरो का स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन 1/x की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, तो मैं लिखूँगा क्वांटिटी इन -1 to 1, एक इंटरवल लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे, क्वांटिटी इन -1 to 1। इस इंटरवल में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, तो जीरो इंटू जो भी आंसर होगा फाइनली जीरो बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये निकाल लो। ये निकाला हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, और f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। तो क्या हो गया इस बार, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जीरो, और तीनों की तीनों किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, दोनों के दोनों। तो क्या हो जाएगा, जीरो पे दिक्कत थी, जीरो पे चेक कर लिया, कॉन्टिन्यूस आ गया, तो हम बोल देंगे कि f ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x। और वो क्या है, जब x जीरो के बराबर नहीं होगा तो sin x माइनस कोस x, जब x जीरो के बराबर होगा तो -1। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। तो कॉन्टिन्यूटी कब होती है, जब यहाँ पे जीरो पे ही चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो ओनली, एट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x f ऑफ x विल बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों, तो हमें बस x इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है, बाकी सब जगह वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ये एक स्टेटमेंट आप बीच में रख देना। अब आते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर कैसे चेक करें, तो वही है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो। लेकिन इस बार हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, जीरो से कम क्या होगा, जीरो से ज़्यादा क्या होगा, वो दोनों केस इसी के अंदर आ गए, x नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो से कम हो या ज़्यादा हो, जीरो के बराबर तो नहीं है ना, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम बस इसी से सोल्व कर लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ओनली जीरो लगा देना, ना जीरो माइनस ना जीरो प्लस, दोनों इसी के अंदर समाहित है। ये f ऑफ x बराबर ये f ऑफ जीरो। ठीक है, ये दोनों हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो f ऑफ जीरो के केस में देखो क्या है, f ऑफ जीरो x बराबर जीरो डाल रहा हूँ मैं, तो x बराबर जीरो के केस में आंसर क्या लेना है, मैं -1 लेना है, तो -1 आ जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ x। तो x टेंडिंग टू जीरो है, जीरो हुआ तो नहीं ना, टेंडिंग है, उसके आसपास जा रहा है, तो जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो एग्जैक्टली जीरो नहीं है तो जीरो के आसपास इसी कैटेगरी में आएगा, sin x माइनस कोस x। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह मैं रख दूंगा sin x माइनस कोस x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो आएगा, ये जीरो इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगा, साइन जीरो माइनस कोस जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया, माइनस कोस जीरो 1 हो गया, तो आंसर क्या गया, -1। ठीक है, तो ये एक वैल्यू ये है, और ये अपनी ये लिमिट वाली वैल्यू ये है। दोनों वैल्यूज उठाओ, यहाँ के रखो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ x, इसका आंसर है -1 बराबर f ऑफ जीरो, इसका आंसर क्या है, -1, दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो पर चेक करने के लिए बोला था, उसी का डर था, तो डर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पर कॉन्टीन्यूस है, और बाकी जगह तो ये पहले से ही कॉन्टीन्यूस था, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।